हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। दोस्तों, मैं आप सबका स्वागत करता हूं अपने इस यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज हम मनोविज्ञान की या साइकोलॉजी की इस क्लास में अधिगम या लर्निंग के बारे में फिर से डिस्कस करेंगे। जैसा कि पिछले कल जो मैंने आपकी साइकोलॉजी की क्लास अटेंड की, उस क्लास में हमने अधिगम या लर्निंग के बारे में डिस्कस किया था कि अधिगम क्या है। ठीक है, हिलगार्ड के अनुसार अधिगम क्या नहीं है, अव्यस्तता या हैबिचुएशन क्या होती है, या अधिगम की क्या क्या विशेषता होती है। वो क्लास मेरी इस यूट्यूब चैनल पर पहले से ही मौजूद है। आप जाकर उस क्लास को अटेंड कर सकते हो। अगर आप उस क्लास को देखना चाहते हो तो उसका लिंक मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पड़ा है। आप जाकर वहाँ से डायरेक्ट ही उस क्लास पे सर्च करके या उस क्लास को आप डायरेक्ट अटेंड कर सकते हो। जो हमने कल पढ़ा था उसको थोड़ा सा ओवर रिव्यू करते हैं, उसके बाद क्लास को आगे जारी रखें। जैसे कि अधिगम क्या है। ठीक है, हमने पढ़ा था कि अधिगम अभ्यास, अनुभव या प्रशिक्षण कह सकते हो, एक्सरसाइज, एक्सपीरियंस या ट्रेनिंग के कारण जो भी आपके व्यवहार में अपेक्षाकृत स्थायी परिवर्तन होता है। अपेक्षाकृत स्थायी परिवर्तन होता है यानी जो आपका रिलेटिवली परमानेंट चेंज होता है, उसी को अधिगम कहा जाता है। फिर हमने उसमें पढ़ा था कि हिलगार्ड के अनुसार कि व्यवहार में होने वाले सभी प्रकार के परिवर्तन अधिगम नहीं हो सकते। जैसे परिपक्वता अधिगम नहीं है, फटीग अधिगम नहीं है, इलनेस बीमारी कोई अधिगम नहीं है, ड्रग्स जो मादक पदार्थ है वो भी अधिगम नहीं है, इंस्टिक्ट अधिगम नहीं है, रिफ्लेक्स अधिगम नहीं है, फियर डर आपका अधिगम नहीं है। तो ये हिलगार्ड ने कहा था कि परिपक्वता भी अधिगम नहीं है, फटीग, इलनेस, ड्रग्स, इंस्टिक्ट, रिफ्लेक्स या फियर, इनमें से कोई भी चीज़ अधिगम नहीं हो सकता है। फिर हमने बात की थी हैबिचुएशन की कि हैबिचुएशन या अव्यवस्था क्या होती है। तो किसी उद्दीपन के निरंतर दिए जाने के बाद जो व्यवहार में होने वाला अस्थायी परिवर्तन होता है, यानी जो परिवर्तन कुछ समय के लिए होता है, क्षणभंगुर कह सकते हैं आप उसको। फिर हमने पढ़ा था अधिगम की क्या विशेषता होती है। तो अधिगम अनुभव सम्मिलित होता है, अपेक्षाकृत स्थायी होता है, मनोवैज्ञानिक घटनाओं का एक निश्चित क्रम होता है, अनुमानित प्रक्रिया है जो निष्पादन से बिल्कुल क्या है, भिन्न है, स्वयं में ही क्या है, एक प्रक्रिया है, किसी प्रक्रिया का परिणाम नहीं है, व्यवहार के सभी पक्ष इसमें सम्मिलित है, कॉग्निटिव, इमोशनल या साइकोमोटर कह सकते हो, संज्ञानात्मक, भावात्मक या क्रियात्मक, सार्वभौमिक व सतत प्रक्रिया है, मूर्त हो भी सकता है और नहीं भी। तो फ्रेंड्स, ये पूरी क्लास मैंने पिछले कल अटेंड की थी, जिसमें हमने ये सारी चीज़ें पहले से ही डिस्कस की है और डिटेल में डिस्कस की है। आप जाकर उस क्लास में देख सकते हो। अब आज इससे आगे स्टार्ट करते हुए फ्रेंड्स, अधिगम या लर्निंग के बारे में फिर से पढ़ेंगे। आज हम पढ़ेंगे अधिगम को प्रभावित करने वाले कारक। अधिगम को प्रभावित करने वाले कारक, विच फैक्टर्स इफेक्टिंग लर्निंग, यानी ऐसे कारक जो आपके लर्निंग को क्या करते हैं, इफेक्ट करते हैं। आप कोई चीज़ सीख रहे हो, उसको सीखते समय जो भी प्रभावित कर सकता है, ठीक है, वो कारक होते हैं। जैसे सबसे पहला कारक है आपका पूर्व अधिगम। पूर्व अधिगम, पूर्व अधिगम का मतलब होता है पहले आपने कोई चीज़ सीखी है, उस ही चीज़ में अब फिर से परिवर्तन हो रहा है। कहीं ना कहीं क्या है, आपने जो चीज़ पहले सीखी उसी पर सवाल खड़े हो जाते हैं। तो आप कह सकते हो कि ये पूर्व अधिगम भी उसको क्या कर सकता है, इफेक्ट कर सकता है। वातावरण, आप किस वातावरण में रहते हो, क्या शैक्षिक वातावरण है कि नहीं है। अगर शिक्षा के लिए वातावरण ही नहीं है तो आप किसी चीज़ को नहीं सीख सकते हो, या सीखने से संबंधित अगर एनवायरनमेंट है ही नहीं है आपके पास तो आप किसी चीज़ को कभी भी नहीं सीख पाओगे। तीसरा, वंशानुक्रम, जो आपका हेरिडिटी है, ठीक है, हेरिडिटी भी आपका लर्निंग को इफ़ेक्ट करती है। फिर आपका सबसे इम्पोर्टेंट और सबसे मुख्य कारण, ध्यान रखना इस पूरी प्रक्रिया में सॉरी फ्रेंड्स, इस पूरी प्रक्रिया में अभिप्रेरणा सबसे मुख्य कारण है।
फिर विषय वस्तु का स्वरूप, यानी जिस चीज़ को आप पढ़ रहे हो या जहाँ से आप कोई चीज़ सीख रहे हो उसका स्वरूप क्या है, क्या वस्तु का स्वरूप ऐसा है जहाँ से आप चीज़ों को आसानी से सीख सकते हो। फिर शारीरिक व मानसिक स्वास्थ्य। और दोस्तों, शारीरिक व मानसिक स्वास्थ्य अगर किसी का अच्छा नहीं है तो लर्निंग छोड़ो, ये आपके जीवन के हर पहलू को इफ़ेक्ट करता है। तो शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य भी अधिगम को प्रभावित करता है। फिर संसाधन, जो इक्विपमेंट होता है, अगर आपके पास पर्याप्त संसाधन नहीं है तो वो भी सीखने में बाधा उत्पन्न करता है। फिर सीखने की विधि, यानी जिस चीज़ को आप सीख रहे हो उसको सीखने में कौन कौन से आपके मेथड यूज़ हुए या कौन सी विधियाँ यूज़ हुई है, तो सीखने की विधियाँ भी इसको क्या करती है, बहुत ज़्यादा प्रभावित करती है। फिर सीखने की इच्छा, सीखने की इच्छा, अगर आपके अंदर किसी चीज़ की इच्छा ही नहीं है तो आप किसी चीज़ को नहीं सीख सकते। सॉरी। फिर यहाँ पर आपका थकान, फिर आपकी थकान। देखो फ्रेंड्स, अगर थकान है तो थकावट के कारण आप एक नॉर्मल सा वर्क भी नहीं कर सकते हो, ठीक है। फिर ये तो अधिगम की प्रक्रिया है, तो अधिगम को थकान भी प्रभावित करती है। फिर फ्रेंड्स, हम इससे आगे डिस्कस करेंगे कि अधिगम के प्रकार, यानी लर्निंग डोमेन्स, ठीक है, लर्निंग डोमेन्स। तो ध्यान रखना, अधिगम की आपकी 3 प्रकार हैं जिनको लर्निंग डोमेन्स कहा जाता है। सबसे पहले आपका संज्ञानात्मक, जो आपका कॉग्निटिव कहलाता है। फिर आपका भावात्मक, जो आपका इमोशनल। और फिर आपका क्रियात्मक, जिसको आप कहते हो साइको मोटर। ध्यान रखना, संज्ञानात्मक का संबंध हमारे शरीर के किस भाग से है, तो मस्तिष्क से। कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है, ये आपका माइंड से रिलेटेड होता है। इमोशन है, ठीक है, भाव आपकी हार्ट से रिलेट होते हैं, ठीक है। दिल में ही हमेशा क्या होते हैं, भाव उत्पन्न होते हैं। और क्रियात्मक, जो आपका साइकोमोटर है, इसको आप शारीरिक कह सकते हो, ठीक है। जो भी आप फिजिकल एक्टिविटीज़ करते हो सारी क्या आपकी साइकोमोटर होती है। फिर फ्रेंड्स, हम इसमें पढ़ेंगे आपका अधिगम संबंधी विकार, मोस्ट इम्पॉर्टेंट, जहाँ से हर एक कमीशन के एग्ज़ाम में, हर एक टेट के एग्ज़ाम में क्वेश्चन बनता है बार बार, आपका अधिगम संबंधी विकार, यानी आपकी लर्निंग डिजीज़। जैसे फ्रेंड्स, यहाँ पर सबसे पहला विकार आपके पास लिखा है पठन संबंधी विकार। अगर किसी व्यक्ति को पढ़ने से संबंधित विकार है तो इस विकार को आपका कहा जाता है, फ्रेंड्स ध्यान रखना, डिसलेक्सिया। डिसलेक्सिया, ध्यान रखना, अगर किसी शब्द के पहले डिस लगा है तो ये किसी चीज़ की कमी होती है। तो यहाँ पर ध्यान रखना, पठन संबंधी विकार डिसलेक्सिया। अगर लिखने में कहीं दिक्कत है, लेखन संबंधी विकार है, उसको कहा जाता है डिसग्राफिया। डिसग्राफिया। अगर बोलने से संबंधित विकार है तो ध्यान रखना, इसको कहा जाता है डिसअफेजिया। डिसअफेजिया। अगर भाषा संबंधी विकार है, ध्यान रखना, ये केवल क्या आपका अफेजिया, इसको कहा जाता है अफेजिया। फिर से देखिए, अगर किसी बच्चे को पढ़ने में दिक्कत है उसको कहा जाता है डिसलेक्सिया। अगर किसी को लेखन संबंधी विकार है उसको कहा जाता है डिस्ग्राफिया। बोलने संबंधी विकार है उसको कहा जाता है डिसअफेजिया। भाषा संबंधी विकार को कहा जाता है अफेजिया। अगर कोई बच्चा जो आकृतियों की पहचान नहीं कर पाता, आकृति संबंधी विकार है, इसको कहा जाता है डिसमोर्फिया। इसको कहा जाता है डिसमोर्फिया। कोई जिसे भूख संबंधी विकार है तो उसे कहा जाता है बुलिमिया। इसे क्या कहा जाता है, बुलिमिया। अगर तनाव संबंधी विकार है, हर वक्त टेंशन में रहते हो, तनाव संबंधी विकार है, ठीक है, इसे कहा जाता है डिसथीमिया। इसे क्या कहा जाता है, डिसथीमिया। फिर फ्रेंड्स, 8वां जो हमारा विकार है, अगर नींद संबंधी विकार है, इसे कहा जाता है इनसोमिया। इनसोमिया, ध्यान रखने, इसे क्या कहा जाता है, इनसोमिया।
गणना संबंधी विकार आप खुद ही समझ सकते हो, इसे कहा जाता है डिस्कैलकुलिया। अगर फ्रेंड्स नींद में चलने वाले बीमार हैं, ध्यान रखना, नींद में चलने वाली बीमारी जो अक्सर नींद में चलता है उन्हें कहा जाता है सोमनीबुलिस। ध्यान रखना, उन्हें क्या कहा जाता है, सोमनीबुलिस। दिमाग का असहज होना, ठीक है, ध्यान रखना, इसे कहा जाता है डेलीरियम। इसे क्या कहा जाता है, डेलीरियम। अगर बुरी काल्पनिक स्थिति है इसे कहा जाता है डिसटोपिया। इसे क्या कहा जाता है, डिसटोपिया। ध्यान रखना, बुरी काल्पनिक स्थिति। कोई व्यक्ति जो अपने आप से बात करने वाला है, ठीक है, जो अपने आप से ही बात करता है, देखते हो फ्रेंड्स, कोई व्यक्ति ऐसा होता है जो खुद से ही बात करता रहता है, बड़बड़ाता रहता है, ठीक है, उसे कहा जाता है सॉलिलॉक। उसे क्या कहा जाता है, सॉलिलॉक। तो फ्रेंड्स अधिगम की इस कक्षा में हम फिर से इसको थोड़ा सा और रिव्यू करेंगे, ठीक है। इससे पहले हमने देखा कि अधिगम क्या है, अनुभव, अभ्यास, प्रशिक्षण के द्वारा व्यवहार में होने वाला अपेक्षाकृत स्थायी परिवर्तन। ध्यान रखना, ये रिलेटिवली होता है, कभी भी आपका एब्सोल्यूट नहीं होता है। एब्सोल्यूट का मतलब होता है एक ऐसा परिवर्तन जिसमें आने वाले समय में कभी भी परिवर्तन नहीं होगा, लेकिन अधिगम ऐसा नहीं है। जो आपने आज सीखा है हो सकता है आने वाले समय में उसी में कोई नई चीज़ें फिर से जुड़ जाए और उसी में क्या हो जाए, परिवर्तन। फिर हिलगार्ड ने कहा कि व्यवहार में होने वाले सभी परिवर्तन जो है अधिगम नहीं है, जैसे परिपक्वता, थकान यानी फटीग, बीमारी, इलनेस, मादक पदार्थ यानी ड्रग्स, मूल प्रवृत्ति यानी इंस्टिंक्ट, रिफ्लेक्स, ठीक है, जिसे प्रतिवर्त कहा जाता है, फियर यानी डर। फिर हमने पढ़ा हैबिचुएशन। हैबिचुएशन क्या होती है, किसी उद्दीपन के निरंतर दिए जाने के बाद जो व्यवहार में कुछ समय के लिए अस्थायी परिवर्तन होता है। ध्यान रखना, अस्थायी परिवर्तन। फिर हमने विशेषताओं की बात की कि अधिगम की क्या विशेषता होती है। अधिगम में अनुभव होता है, अपेक्षाकृत स्थायी परिवर्तन है, मनोवैज्ञानिक घटनाओं का निश्चित क्रम होता है, अनुमानित प्रक्रिया है जो परफॉर्मेंस से बिल्कुल क्या है, निष्पादन से क्या है, बिल्कुल भिन्न है, स्वयं में ही एक प्रक्रिया है, किसी भी प्रक्रिया का परिणाम नहीं है, व्यवहार के सभी पक्ष इसमें सम्मिलित होते हैं, जैसे कॉग्निटिव, इमोशनल और साइकोमोटर, सार्वभौमिक व सतत प्रक्रिया है, मूर्त हो भी सकता है और नहीं भी। फिर हमने इसमें पढ़ा कि अधिगम को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से होंगे। पूर्व अधिगम, वातावरण, वंशानुक्रम, अभिप्रेरणा, विषय वस्तु का स्वरूप, शारीरिक व मानसिक स्वास्थ्य, संसाधन, सीखने की विधि, सीखने की इच्छा और थकान, ये सभी जो है आपकी लर्निंग को इफेक्ट करते हैं। फिर अधिगम के प्रकार, लर्निंग डोमेन्स, ज्ञानात्मक जिसको कॉग्निटिव कहा जाता है, भावात्मक, इमोशनल, क्रियात्मक, साइकोमोटर। ज्ञानात्मक का संबंध मस्तिष्क से, भावात्मक का हार्ट से और क्रियात्मक का शारीरिक से या फिजिकल। अधिगम संबंधी फिर हमने पढ़े विकार, लर्निंग डिजीज, जैसे पढ़ने संबंधी विकार डिसलेक्सिया, लेखन संबंधी विकार डिस्ग्राफिया, बोलने संबंधी विकार डिसअफेजिया, भाषा संबंधी विकार अफेजिया, आकृति संबंधी विकार डिस्मोर्फिया, भूख संबंधी विकार बुलीमिया, तनाव संबंधी विकार डिस्थीमिया, नींद संबंधी विकार था इनसोमिया, गणना संबंधी विकार डिस्कैलकुलिया, नींद में चलने वाली बीमारी जो सोमनीबुलिज्म, दिमाग का असहज होना डेलिरियम, बुरी काल्पनिक स्थिति डिस्टोपिया, अपने आप से बात करने वाला सॉलिलॉक। तो फ्रेंड्स हमने पिछले कल और आज इस क्लास में फिर से लर्निंग के बारे में या अधिगम के बारे में डिस्कस किया। कल जो हम क्लास फिर से अटेंड करेंगे उसमें हम पढ़ेंगे अधिगम पठार या आपका कह सकती हो लर्निंग कर्व या अधिगम वक्र, ठीक है। अधिगम पठार अलग होता है, अधिगम वक्र अलग होता है। तो कल इसमें डिटेल से डिस्कस करेंगे कि ये अधिगम वक्र क्या होता है, अधिगम पठार क्या होता है। तो वीडियो को ज़्यादा लंबा ना करते हुए आपसे यही कहना चाहूँगा कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगर आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करोगे तो ये वीडियो एक आम बच्चे तक, क्या आम तो नहीं कह सकते, लेकिन एक ऐसे बच्चे तक भी पहुंच सकती है जो किसी कारणवश
कोचिंग नहीं ले पाता, या मान लीजिए कोई क्लासेस अटेंड नहीं कर पा रहा है, या कोई आर्थिक रूप से अगर मान लीजिए सक्षम नहीं है, तो वो बच्चा भी इस क्लास को अटेंड कर पाएगा। इन क्लासेस का कोई भी चार्ज नहीं है दोस्तों, ये आप लोग के लिए बिल्कुल ही फ्री है। ठीक है, आप लोग यहाँ से साइकोलॉजी या मनोविज्ञान के बारे में महत्वपूर्ण टॉपिक्स पढ़ सकते हो। मेरी तरफ से जितनी वीडियोस आपके लिए प्रोवाइड हो पाएगी मैं उतनी आपके लिए ज़रूर प्रोवाइड करूँगा। तो आप लोग अपना साथ या आशीर्वाद इसी तरीके से बनाए रखें। आप लोग का बहुत बहुत धन्यवाद।